नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। और अगर आप अपने मोबाइल पे हैं तो वो आप देख भी रहे होंगे हमें। हमारे साथ हैं भुवनेश्वर नाथ पांडे जी, जो वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है कृषि विभाग द्वारा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका उत्साहवर्धन करना चाहता हूँ कि वो आने वाले दिनों में भी अपने पूरे प्रतिभा के साथ, समर्पण के साथ खेती के कार्यों को आधुनिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, नवीनतम ढंग से करें। आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैं एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ, जिसके संबंध में हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार भी बार बार ये प्रयास करती आ रही है कि किसानों की आय बढ़ना चाहिए। किसानों की आय बढ़ना किसानों के समृद्धि का बहुत बड़ा पैमाना है। इसके लिए हमारे समाज के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक बंधु भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा कृषि विभाग भी प्रयास कर रहा है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। उन प्रयासों में हमारा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते रहें। अगर मिट्टी हमारी उपजाऊ रहेगी तो प्रतिवर्ष जो 2-3 फसलें हम लेते हैं उसमें भरपूर उत्पादन होगा। दूसरा मेरा अनुरोध ये है, हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि बीज, उत्तम बीज का प्रयोग करें, क्योंकि बीज जब तक सही नहीं मिलता है तब तक अंकुरण अधिक से अधिक नहीं हो पाता है। सर, यहाँ आपको माफ़ी चाहूँगा, आपको काट रहा हूँ। एक जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे अगर सर हम अपनी बात करें या अपने चाचा की बात करें या पापा की बात करें, तो आजकल देखा जा रहा है कि वो लोग अपनी जो, जैसे मेरी ज़मीन है तो हम उसको किसानी खुद ना करके हम उसको अधिया पे देते, जैसे गांव में कहते हैं हम अधिया पे दे रहे। तो उस युवा पीढ़ी के लिए सर आप अगर कुछ ये बता सके, क्योंकि हमारी जैसे ज़्यादातर ऑडियंस युवा भी है, तो वो क्या इसमें अपना प्रयत्न करें कि अधिया पे ना दे के, या उनके लिए आप कुछ अगर मार्गदर्शन ऐसा करें, क्योंकि उनको नॉलेज भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है, और हो सकता है आजकल गूगल है तो उसमें सब कर सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या वो खाद लें। अगर युवा पीढ़ी को सर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो अधिया पे जैसे देते हैं उसको ना दे के, अगर वो दे भी रहे हैं तो उसमें किस तरह से इन्वॉल्व हों या किस तरह से उनको एक थोड़ा सा प्रेरणा भी मिलेगी, तो अगर सर उस पर आप कुछ। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं इस संबंध में ये कहूँगा कि भारत देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कृषि है, और भारत देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं की है। तो अगर हमारे युवा खेती के कार्यों में लगते हैं तो उनको सबसे अच्छा रोजगार मिलता है, उनकी बेरोजगारी दूर होती है। और मैं युवाओं से विशेष आग्रह ये करूँगा कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिक खेती करें, दूसरे शब्दों में व्यावसायिक खेती करें। व्यावसायिक खेती जब करेंगे तो उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग धान गेहूँ ही बोते हैं। मैं आग्रह करता हूँ आज इस सम्मान दिवस के अवसर पर, किसान दिवस के अवसर पर, कि धान गेहूँ से हट करके हम अगर सरसों की खेती करें, तिलहन की खेती करें तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है। हम सब्जी की खेती करें तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है। भारत देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ सब्जी न खाया जाता हो भोजन में। हम दलहन की खेती करें,
हम जो है गन्ने की खेती करें तो ये हमारे कैश क्रॉप हैं। अगर हमारा युवा वर्ग खेती में शामिल होना चाहता है, खेती को करना चाहता है और खेती से आमदनी प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कैश क्रॉप बोने की ज़रूरत है। और मैं तो समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना रोज़गार मिल सकता है उतना किसी सेक्टर में रोज़गार नहीं मिल सकता है। यानी बेरोज़गारी दूर करने का सबसे उचित माध्यम खेती है। इसी के साथ मैं बेरोज़गारी से ही संबंधित और बात करूँगा। मैं विशेष करके युवाओं से अपील करूँगा कि पहली बात तो ये है कि हमारा युवा तन, मन और धन तीनों से खेती करने को प्रतिबद्ध हो। उसके अंदर इन्फीरियरिटी नहीं होना चाहिए कि मैं किसान हूँ। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो किसान हैं, मेरे देश के जो किसान हैं, वो अन्नदाता भी हैं और भाग्य विधाता भी हैं, इसलिए वह सबसे सम्मान के योग्य हैं। और आज के दिन भारत सरकार, राज्य सरकार या हमारा जिला प्रशासन, कृषि विभाग उनको सम्मानित भी करता है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अच्छा उत्पादन किया है, चाहे सरसों का उत्पादन किया है, चाहे गेहूं का उत्पादन किया है, या धान का उत्पादन किया है, या मूंगफली का उत्पादन किया है, मक्का का उत्पादन किया है, आज विभिन्न क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करने वाले किसानों को बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, मंत्रीगण के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। मुझे एक बात और विशेष रूप से कहनी है कि अगर हमारे भारत का युवा खेती को अपने रोजगार का माध्यम मानता है तो उसको खेती के अतिरिक्त और भी प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन। भारत देश में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और भारत देश में दूध की भी बहुत डिमांड है। बहुत से परिवारों को दूध नहीं मिलता है, बहुत से नागरिकों को प्रतिदिन दूध नहीं मिलता है, विशेष करके छात्रों को दूध नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो असली दूध नहीं मिलता है। तो अगर हमारे भारत देश का युवा खेती के साथ साथ डेयरी का कार्य करता है तो वह भी उसके आय में बढ़ोतरी करेगी। दूसरा, खेती के साथ साथ मैं युवाओं को सलाह देना चाहता हूँ कि वो बागवानी भी करें। फल की भी बहुत बड़ी मंडी है हमारे भारत देश में, जैसे आम है, केला है, पपीता है, आंवला है, बेल है, कटहल है, जामुन है, लीची है, पनियाला है। इन सब के फलों का भी बहुत बड़ा मार्केट हमारे भारत देश में है और इससे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ तीसरा घटक, पहला घटक खेती के साथ साथ पहला घटक हमने पशुपालन को बताया, दूसरा बागवानी को बताया, तीसरा मैं जो कहने जा रहा हूँ वो है मत्स्य पालन। अपने ही खेत में छोटा सा तालाब बना करके हमारा युवा किसान मछली का पालन कर सकता है, वो भी बिक सकता है, उससे भी आय प्राप्त हो सकती है। मत्स्य पालन के साथ साथ फिर हम आगे थोड़ा और सोचें, शहद का उत्पादन। शहद का उत्पादन इतना लाभकारी है कि कम पूंजी में हम ज़्यादा से ज़्यादा शहद पैदा कर सकते हैं। कि इधर निरंतर 50 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ, आज मैं देख भी रहा हूँ कि बिना रसायन के लोग खेती नहीं कर रहे। रासायनिक खेती हमारे मिट्टी के संरचना के लिए हानिकारक है, सिद्ध हो चुकी है विभिन्न प्रयोगशालाओं में।
और अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध रासायनिक खेती करते रहे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एक दिन घट करके शून्य हो जाएगी। इसलिए आज आवश्यक है कि हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती की विधि को अपनाएं, या एक मैं और कहूँगा प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती की विधि अपनाएं। हमारी भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, जो गो आधारित प्राकृतिक खेती कही जा रही है, यानी जीरो बजट फार्मिंग। तो इससे क्या होगा कि हम अपने अमूल्य धरा की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकेंगे और भविष्य में हम निरंतर उत्पादन लेते रहेंगे, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बस काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ आपसे और हमारे जैसे युवा पीढ़ी को काफ़ी जोश भी मिलेगा जी। तो सर जाते जाते एक आखिरी हम बस चाहेंगे कि हमारे जो भी जनता है, जो हमारी दर्शक है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहें इस दिवस पे। आज के दिन तो मैं अपने युवाओं से विशेष करके या भारत के सभी नागरिकों से यही अपील करूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को आदर्श माने, क्योंकि वो किसान नेता थे, किसानों के मसीहा थे और उन्होंने किसानों के भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं। यहाँ तक कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज छोटे बड़े हर किसान के पास जो भी आज जमीन उपलब्ध है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने निभाया। तो प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करना है और आधुनिक खेती को अपना करके, जैविक खेती को अपना करके, प्राकृतिक खेती को अपना करके किसानों की आय भी बढ़ानी है, देश की आय बढ़ानी है और साथ ही साथ अपने अमूल्य पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है। जैसा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने अमूल्य पर्यावरण का संरक्षण करे और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संवर्धन भी करे। अगर हमारी धरती है तो हमारी खेती है, हमारी खेती है तो हमारी आमदनी है, हमारी आमदनी है तो हमारी समृद्धि है, हमारी समृद्धि है तो देश का विकास है, देश का विकास है तो पूरे समाज का विकास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। तो जनता को जाते जाते आपने बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया। तो ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। मैं हूँ सुदीप सिंह, धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।